एपिसोड 246 बाइट नेल्स। निया अपना हाथ खींच लेती है और फिर उसे देखते हुए खुशी से बोलती है, वाह, ये तो बहुत साफ हो गए। ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे नेल कटर से काटने पर होते हैं। तुमने ये पहले क्यों नहीं काटे? जिराज मुस्कुराकर बोलता है, वो मैं भूल गया था। मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हारे नाखून नहीं काटे। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि ये तुम्हें पसंद आए। निया उसका हाथ आगे करती है और फिर बोलती है, जल्दी से मेरे दूसरे हाथ के नाखून भी काट दो। मैं सच में अभी नाखूनों को नहीं झेल पा रही हूँ। जिराज तुरंत ही उसकी बात मान लेता है। जब वो अपना काम पूरा कर लेता है और निया उसके नाखूनों की तारीफ कर रही होती है, तभी अचानक जिराज उसका एक पैर उठा लेता है। निया बोलती है, क्या? निया को लगता है कि वो वापस हीट में चली गई है। वो अपनी ड्रेस ढकते हुए बोलती है, मुझे अभी बच्चों को जन्म दिए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। ये नहीं हो सकता। वैसे भी इस बार कोई उन पर नजर भी नहीं रख रहा है और इस बार यहाँ पर बच्चे भी हैं। जिराज उलझन में पड़ जाता है और वो अपनी पलकें झपकाता है, लेकिन उसे तुरंत ही समझ में आता है कि वो क्या कहना चाहती है। वो उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी गोल्डन आंखों में निया को परेशान करने की चाहत दिखाई दे रही थी। जिराज बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हारे पैर के नाखून काटना चाहता था। तुम क्या सोच रही हो? क्या ये बारिश की वजह से हुआ है कि तुम फिर से हीट में चली गई हो? जितना जिराज बोलता है, निया को लगता है कि यही हुआ है। वो खुश होकर बोलता है, ये तो अच्छा है, हम लोग इस साल और भी बच्चे कर सकते हैं। निया बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है, मैं पिग हूँ? जब निया बोलती है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो उसे लात मार देती है। वो जिराज को तो नीचे नहीं गिरा पाती है, लेकिन झटके से वो खुद ही नीचे गिर जाती है। जिराज निया को नहीं उठाता है। वो बस उसका पैर पकड़ता है और नाखून काटने लगता है। निया अपने पैर को मोड़ लेती है, फिर बोलती है, जल्दी चलो, मेरे पैर बहुत गंदे हैं। निया अपने एक हाथ से सपोर्ट ले लेती है और बैठ जाती है। जिराज एक नाखून का टुकड़ा मुंह से थूकता है और बोलता है, वैसे ये गंदे नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। इतना बोलकर वो भी नाखून काटने लगता है। उसके मुंह से लगातार कट 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 की आवाज आ रही थी। उसकी ये बात निया को छू जाती है और वो अपना पैर खींचने लगती है। वो बोलती है, मेरे पैर गंदे हैं, तो पहले मैं क्या इन्हें धो लूं? जिराज धीरे से बोलता है, ये गंदे नहीं हैं। फिर वो अपने दूसरे पैर की तरफ देखती है। वैसे निया को अपने पैर धोए हुए बहुत दिन हो गए थे और उसके बाद वो मिट्टी में भी चली गई थी, लेकिन उसके पैर पर लगी मिट्टी पहले से ही सूखकर गिर चुकी थी। इसी वजह से उसके पैर साफ दिख रहे थे और उनमें से बदबू भी नहीं आ रही थी। फिर जब उसे जिराज समझाता है तो वो मान जाती है। वैसे भी पशु मानव काफी बेफिक्र रहते हैं। निया बोलती है, ठीक है, फिर तुम्हें जो अच्छा लगता है वो ही करो। जब तक जिराज निया के नाखून काट कर खत्म करता है, तब तक वो बच्चे भी खेल खेल कर थक चुके थे। फिर वो दूध पीने के लिए निया की तरफ भागने लगते हैं। फिर निया अपने कपड़े नीचे करके उन्हें गोद में उठा लेती है। फिर वो देखती है कि एक पीछे ही छूट गया है। वो वही तीसरा वाला बच्चा निकला। क्या ये उसकी किस्मत थी? वो तीसरा वाला बच्चा दुखी होकर रोने लगता है। निया रो भी रही थी और उसे हंसी भी आ रही थी। जिराज अपना मुंह साफ करता है और जो पहले आंखें दिखी थी उसके बारे में सोचने लगता है। वो समुद्र की तरफ देखता है तो उसे एक कछुआ दिखाई देता है, जिसे लहर जबरदस्ती अपने साथ किनारे पर ले आई थी। जिराज बोलता है, निया, वह एक कछुआ है, मैं तुम्हारे खेलने के लिए पकड़ कर लाता हूँ। इतना बोलकर वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। जब तक निया ऊपर देखती, तब तक तो जिराज ने वो हरा कछुआ पकड़ ही लिया था। वो बेसिन जितना बड़ा था। वो बोलता है, ये तो बहुत बड़ा कछुआ है, यहाँ समुद्र में तो और भी बहुत कछुए होंगे। निया कछुए का सूप बनाने के बारे में सोचती है और अपनी जुबान बाहर निकालती है। उसका टेस्ट सुअर की स्किन की तरह बड़ा नर्म होता है। फिर भी वो थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता था। ये उसकी पसंदीदा खाने में से एक थी। बस बात ये थी कि कछुए बहुत ही महंगे मिलते थे। उसे वो खाने का मौका बहुत कम मिला था। ये कछुआ उसका पेट भरने के लिए काफी था। जिराज दौड़ता हुआ वापस आ रहा था। वो पूछता है, ये तुम्हारी दुनिया में भी मिलता है? जब जिराज तुम्हारी दुनिया शब्द इस्तेमाल करता है तो निया को वही दृश्य याद आ जाता है जब एप किंग ने उसकी सच्चाई सभी को बता दी थी। उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। निया अपना सर हिलाते हुए बोलती है, कई सारी चीजें एक जैसी होती हैं, लेकिन बहुत सारी नहीं भी होती हैं। मैं तुम लोगों का पेट भर दूंगी। जिराज बोलता है, ठीक है।
फिर उसे उस दिन का दृश्य याद आता है। वो बोलता है, एब किंग ने उस दिन ये भी कहा था कि जिस जगह से तुम आई हो वो नर्क है। वो तो तुम्हें यहाँ से भगाने के पूरे मूड में था। अब जब पशु नगर पूरी तरह से खत्म हो गया है, वो उसी का फल है। वो तो दूसरे पशु मानव वहाँ से उड़ते हुए वापस आए थे। निया जो पशु नगर के बारे में जिराज से सुन रही थी, वो मुस्कुराते हुए बोलती है, अच्छे भाग्य का विनाश पीछा करता है। अच्छे भाग्य के अंदर ही आपदा छुपी होती है। एब किंग ने मुझे वहाँ से भगाया और मेरे ऊपर इतना बड़ा खतरा आने से बच गया। फिर वो रुक जाती है। नागाल की याद उसे खुश नहीं होने देती है। आखिरकार वो राहत की सांस लेती है। निया बोलती है, चलो कम से कम हम लोग तो बच गए। हम तो किस्मत वाले हैं। जिराज बोलता है, उन बीती बातों को याद करना बंद करो और घर चलो। फिर वो कछुए को छोड़ देता है। कछुए बहुत तेज होते हैं। एक बार जब वो आजाद हो गया तो थोड़ी ही देर में 2 मीटर दूर निकल गया। निया तुरंत बोलती है, उसे मत छोड़ो, मुझे उसे खाना है। ये सुनकर जिराज मुस्कुराने लगता है। वो सोचता है कि निया सच में बहुत तरह के खाने खाती है। फिर जिराज कब्ज और कछुए को बैग में रखने के बाद निया को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस ले जाता है। नील की लंबी पूंछ जोर से हिलने लगती है। वो नदी में चलने वाली नाव की याद दिलाता है। जब वहाँ की मछलियाँ देखती हैं कि उनका दुश्मन समुद्र में आ गया है, तो वो लोग जब तक नील बहुत दूर नहीं निकल जाता है तब तक बाहर नहीं निकलती हैं। वो थोड़ी देर तक घबराकर उन्हें देखती हैं और फिर तैरना शुरू कर देती हैं। वो बोलता है, ये तो बहुत गलत हुआ। हिना को धरती पर रहने वाली प्राणी ने छीन लिया है। जब तक नील अपनी जगह पर पहुंचता है तब तक तो उसकी आवाज पूरे समुद्र में गूंजने लगती है। मेफुल्स की अलग ही तरंगे होती हैं। वो अपनी आवाज को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। वैसे ही एक जैसी होती है और इतनी आसानी से गायब नहीं होती है। जैसे ही वो बोलता है वैसे ही सभी मेफुल्स को सुनाई दे जाता है। समुद्र में कुछ गोल्डन फैल जाता है। नील उससे निकलना चाहता था, लेकिन वो जैसे ही उसमें जाता है उसका गला किसी चीज में फंस जाता है। एक गोल्डन बाल वाला मेफुल्क बोलता है, तुमने अभी क्या कहा? उस गोल्डन बाल वाले आदमी की आवाज बहुत गहरी होती है। जब वो रुकता है तो उसके बाल उसके पीछे पानी में तैरते हैं। फिर भी उसका चेहरा शांत ही रहता है। उसके पास 4 एनिमल स्ट्राइप थी, लेकिन उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सालों से कोई बर्फ में पड़ा हो। एपिसोड 247 अंडर वाटर वर्ल्ड। नील को सामने वाले आदमी में हमला करने के आसार लग रहे थे। वैसे तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, तो उसे जो भी पता था वो उसे याद करने की कोशिश करता है। वो बोलता है, लीडर, मैंने किनारे पर हिना को देखा था। लीडर बोलता है, तुम्हें पक्का पता है कि वो हिना ही है? क्योंकि तुम अभी तक हिना से मिले भी नहीं हो। क्या तुमने चोरी छुपकर झांक कर उसे देखा था? वो ये गुस्से से बोलता है और बोलते हुए दूसरे मेफोल्क आदमी की गर्दन पर दबाता है। वो आगे बोलता है, तुम्हें पता है ना कि ये हमारे नियमों के खिलाफ है? नील का चेहरा बैगनी रंग का हो जाता है। वो बहुत मुश्किल से बोल पाता है, भले ही मैंने हिना को नहीं देखा, लेकिन मुझे पक्का पता है कि वो हिना ही थी। मुझे पता है कि वो गोरी है और उसके लंबे बाल हैं। जमीन पर कोई भी लड़की ऐसी नहीं लगती है। वैसे तुम लोगों ने एक चीज गलत बताई थी कि उसके बाल नीले हैं। लीडर दूसरे की गर्दन छोड़ देता है। ओह, नील अपना मुंह खोल लेता है और 2-3 घूंट पानी पीता है। उसके कान के पीछे बने हुए गिल्स बिना ऑक्सीजन वाले पानी को बाहर कर रहे थे। वो बोलता है, उसके भूरे रंग के बाल थे। वहां जमीन पर उस आदमी से हिना को एक्सचेंज करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैंने पहले भी किनारे पर बहुत सी प्रजाति की लड़की देखी है, लेकिन कोई भी लड़की हिना की सुंदरता की 1% भी सुंदर नहीं थी। वो जरूर मेफोल प्रजाति की ही लड़की है। लीडर बोलता है, वो लड़की हिना नहीं हो सकती है। उसके बाल नीले हैं। तुमने किसी गलत इंसान को देख लिया होगा। फिर वो नील को अलग फेंक देता है। वहां शोर सुनकर दूसरे भी मेफोल्क्स आ जाते हैं। वो चिंतित होकर नील से पूछते हैं कि क्या बात है। लीडर उनकी तरफ मुंह करके बोलता है, ये मेफोल्क जिसने अभी तक हिना को देखा भी नहीं है, वो किसी और को हिना समझ रहा है। हिना अपने नेस्ट में ही है। उसे किसी ने भी नहीं चुराया है। उन पशु मानवों को शांति मिलती है और वो लोग अपनी पूंछ हिलाते हुए निकल जाते हैं। लेकिन नील को भरोसा नहीं होता
कि इतनी सुंदर लड़की जमीन पर कैसे हो सकती है। नील का एटीट्यूड पक्का होता है, जब तक तुम लोग मुझे हिना से मिलवा नहीं देते तब तक मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। लीडर गुस्सा हो जाता है। उसकी आंखें सूर्य की तरह गोल्डन चमक रही थीं। लीडर बोलता है, तुम जिस किनारे वाले लड़की की मन से कहानी बना रहे हो ना, तुम्हें सिर्फ एक बार हिना को देखना है। नील मुस्कुराता हुआ बोलता है, हिना को जन्म दिए हुए 10 साल हो गए हैं, तभी से किसी आदमी को उससे मिलने नहीं दिया गया है। शायद अब तो वो यहाँ होगी भी नहीं। तुम जानबूझकर उसे छुपा रहे हो, है ना? मैं 3 स्ट्राइप पशु मानव हूँ और मुझे बहुत पहले ही हक मिल गया था कि मैं किसी भी लड़की के साथ मेटिंग कर सकता हूँ। फिर भी मुझे अभी तक उसे देखने भी नहीं दिया गया। फिर भी क्यों मुझे शक करने का हक नहीं है? वो लीडर उसकी तरफ देखता है। वो गुस्सा नहीं होता है, बल्कि उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। फिर लीडर अपनी पूंछ हिलाते हैं और नेस्ट की तरफ तैरने लगते हैं। नील अचानक बोल पड़ता है, कोई बात नहीं, मुझे आपकी बात पर भरोसा है। लीडर रुक जाता है और पलटकर नील की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों में लग रहा था कि वो लीडर की बात मान गया था। नील बोलता है, आपका जो भी निर्णय है वो सही ही होगा। जब उसे लीडर का इरादा खतरनाक महसूस होता है तो उसे अच्छा गलत सब समझ में आ जाता है। वो अपने 20s में सिर्फ 3 स्ट्राइप पशु मानव बना था। वही किंग 50 साल का 4 स्ट्राइप पशु मानव था और 20 साल से इस प्रजाति का लीडर था। अगर लीडर का इरादा उसे मारने का है तो फिर तो वो जिंदा रह ही नहीं सकता है। इसीलिए वो कोमल बनना पसंद करता है, भले ही वो ऊपर से ही हो। नील बोलता है, मैं 2 साल पहले ही 3 स्ट्राइप पशु मानव बन गया हूँ। अब मैं हिना के साथ मीटिंग कब कर सकता हूँ? मेरे बच्चे बहुत ताकतवर होंगे। ये बोलकर नील पानी को आजमाने की कोशिश करता है। लीडर बोलता है, जब बड़े लोग आएंगे और अरेंजमेंट करेंगे। अभी प्रजाति में कोई भी एक्सपर्ट आदमी नहीं है। अंडे देना बहुत बड़ा काम होता है और हम लोग उसमें कोई भी असावधानी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सच में फिर वही बहाना। अगर ये लोग जमीन से बड़े लोगों के वापस आने का इंतजार करेंगे तो बात फिर अगले साल पर चली जाएगी। बड़े लोग बाहर जानकारी हासिल करने गए हैं और वो लोग 3 मौसम तक वापस नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि अब वो लीडर से ठंड के मौसम आने पर ही बात कर सकता है। क्या अंडे देना जरूरी है या फिर सुंदर दिखना ज्यादा जरूरी है? जहाँ तक बात रही स्किल्ड आदमी के होने की, तो यहाँ पर अंडे होने से पहले अगर वो बिगड़ गया तो सही कैसे करना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या ये लोग जरूरी काम से पहले कम जरूरी काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? पिछले मेफूल को पैदा हुए 10 साल हो गए हैं। 10 साल, वहाँ कोई परेशानी तो है। लीडर बोलता है, कोई और बात है? अगर नहीं तो मैं चलता हूँ। इतना बोलकर लीडर अपनी फिश टेल हिलाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। नील उन्हें बहुत दूर तक तैरते हुए देखता है और फिर वो समुद्र में अंदर जाने लगता है। उसे जाकर नेस्ट को चेक करना है कि वो अभी भी आसपास है या नहीं। 2 साल पहले जब नील 3 स्ट्राइप मछली बना है, तब से जो उसकी पहले की ड्यूटी थी नेस्ट की रक्षा करना, उससे उसे हटा दिया गया था। अभी वो जमीन के मामले हैंडल करता है। उसके लीडर ने उसे कहा था कि अब उसे पहले से ज्यादा जरूरी काम मिलेगा। जब तक तो यही दिखाई दे रहा है कि लीडर ने उसके अंदर के ताकतवर पशु मानव को पहचान लिया था, इसीलिए उसे विशेष करके लड़की से दूर कर दिया था। समुद्र की सतह पर बहुत सारी चट्टानें बिखरी पड़ी थी, जैसे कोई बड़ी भूल भुलैया हो, और हिना उस भूल भुलैया के सबसे आखिरी कोने में है। उस चट्टान के ऊपर बहुत सारे मेफोल्स गार्ड कर रहे थे। अगर कोई उस नेस्ट तक जाना भी चाहता है तो उसे उस चट्टान से होकर गुजरना ही पड़ता है। वहाँ इतने सालों तक गार्ड करके उसे इतना तो पता था कि किस एरिया में वो लोग खड़े होते हैं। एक बार उस भूल भुलैया के अंदर घुसने के बाद तो वो बिना किसी हिचकी के नेस्ट तक पहुंच जाएगा। नील वहाँ पैदा हुआ था और वो जगह तो वो आंख बंद करके भी महसूस कर सकता है। यहाँ चलो, ठीक है, कुछ एरिया में चट्टान बहुत ही सक्रिय है, ऐसे में चलना मुश्किल हो जाता है। वैसे जहाँ पर नेस्ट था वहाँ पर तो चट्टान बहुत चौड़ी और साफ है। उसके दरवाजे को तो सीवीड से भी सजाया हुआ था। फिर जब नील अपनी पूंछ हिलाता हुआ हिना के नेस्ट की तरफ तैरने लगता है तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जैसे जैसे वो नेस्ट के करीब पहुंच रहा था,
वैसे वैसे उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। फिर जैसे ही वो नेस्ट के पास पहुंचता है तो उसकी धड़कन उसे खुद सुनाई दे रही थी। नील अपने मुंह में बहुत सारे बबल्स बाहर निकालता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। वो परेशान होकर गुफा में बबल्स छोड़ता है। सी वाटर के सपोर्ट के बिना नील तल की तरफ दब रहा था। थोड़ी देर में उसकी पूंछ पतले और लंबे पैरों में बदल जाती है। उसका पतलापन एक भ्रम देता है कि वो कोमल है, लेकिन अगर ये देखकर आप इसे कम समझ रहे हो तो ये आपकी गलती है। उस नेस्ट में मौत की तरह सन्नाटा था, जिसे महसूस करके नील का दिल भी बैठा जा रहा था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो गुफा में आगे जा ही जा रहा था। सच में वहां कोई भी लड़की नहीं थी। शायद लड़की को 10 साल पहले ही चुरा लिया गया था। बड़े लोग जो हर साल जमीन पर जाकर जानकारी इकट्ठा करते हैं, वो असलियत में तो हिना को ही ढूंढते हैं। नील इसी उलझन में जैसा आया था वैसा ही वहां से निकल भी जाता है। फिर नील समुद्र की सतह पर पहुंच जाता है। अब उस बड़े और सफेद किनारे पर एक भी आदमी नहीं था। अब उस झाड़ियों वाले जंगल में फिर से हरियाली छाने लगी और अब वहां जलने के निशान ढूंढना भी मुश्किल हो गया था। पहाड़ों से धुआं उठ रहा था, जो उस जंगल के फिर से जीवन मिलने का सबूत था। निया पॉट के पास बैठ जाती है और कछुए को देखकर उसकी लार टपकने लगती है। समय समय पर वो चम्मच को अंदर डालकर सूप को टेस्ट कर रही थी। निया पूछती है, क्या ये तैयार हो गया है? उस सूप को चखने के बाद तो निया का लालच बढ़ जाता है। फिर वो अपनी उंगलियों को रगड़कर उसे खाने के लिए तैयार हो जाती है। जिराज लाचार की तरह उसे देख रहा था। फिर एक बोल भरकर उसे देता है और बोलता है, लो पहले इसे खाओ। मन में वो खुश होकर बोलता है, पकने के बाद तो इस कछुए में से अच्छी खुशबू आ रही है। उसने पहले भी कई कछुए पकड़े थे, लेकिन वो हमेशा यही सोचता है कि उनमें बहुत कम मीट होता है और उनकी हड्डियां तो चबाने में ज्यादा परेशानी होती है, इसीलिए वो उन्हें कभी नहीं पकाता था। लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि इसकी तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। लेकिन फिर भी वो जिराज की सबसे पसंदीदा मछली के सामने तो फीका ही था। निया अपनी जबान होठों पर फेरने लगती है और बोल उठाती है, अब तो वो और एक क्षण का भी इंतजार नहीं कर सकती है। कछुआ पक चुका है, उसकी चमड़ी कड़क है और उसे खाने में परेशानी होगी। निया इतनी जोर से चबाती है कि उसकी चम्मच एक जगह टिकती ही नहीं है। फिर वो हार मानकर चम्मच को नीचे रख देती है और उसे हाथ से ही खाने लगती है। वैसे उसे नरम होने से ज्यादा समय नहीं लगता है और उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया था। जो नमक वो इस वक्त खा रहे थे, उस नमक को जिराज ने मोर के गांव से खरीदा था। उसे वहां पर कच्चे लहसुन, अदरक और मिर्ची भी मिल गए थे। उसने सूप में सिर्फ इन्हीं मसालों को डाला था और उसका स्वाद इतना अच्छा आ रहा था। जिराज बोलता है, थोड़ा धीरे खाओ ताकि जो पॉट में रखा है वो भी थोड़ा नरम हो जाएगा। वैसे कछुए का ऐसा बोला जाता है कि ये थोड़ा जल्दी पक जाता है। निया को उसे खाने में इसीलिए परेशानी हो रही थी क्योंकि उसके दांत उतने मजबूत नहीं थे। इसीलिए जिराज जब भी मीट पकाता है तो उसे लंबे समय तक पकाता है। वो अपनी खाना बनाने की कला को इस्तेमाल करता है। निया खाने के साथ साथ आवाज भी करती है और अपना सर भी हिलाने लगती है। जब वो उन कप्स को पता चलता है कि उनकी माँ कुछ खा रही हैं, तो वो लोग निया को उत्सुकता से घूरने लगते हैं। निया उन्हें बोलती है, क्या तुम लोगों को मीट खाना है? लेकिन नहीं, जब तक तुम्हारे दांत नहीं आ जाते तब तक तुम लोग कुछ भी नहीं खाओगे। फिर बड़ा वाला कब अपना पंजा ऊपर करके निया को नोचने लगता है। फिर वो अपना पंजा पीछे कर लेता है और फिर वो अपना नरम पैर निया के ऊपर रख देता है। उससे निया का दिल पिघल जाता है। निया अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखकर उन्हें देखती है, फिर बोलती है, आज मैं तुमको इसका टेस्ट करवाऊंगी। जिराज उसे आवाज लगाता है, निया। निया अपनी खाली चॉपस्टिक पकड़कर उसकी तरफ देखने लगती है। फिर वो बोलती है, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे कहाँ रुकना है। मैं तो उन्हें सिर्फ चॉपस्टिक ही चटाऊंगी। ये सुनकर फिर जिराज को शांति मिलती है। फिर वो पॉट का ढक्कन हटाकर मसालों को हिलाता है और फिर उसे ढक देता है। जब निया उस बड़े वाले के मुंह में चॉपस्टिक देती है तो वो अपनी आदत अनुसार उसे चूसने लगता है। वो लगभग उस चॉपस्टिक को निया के हाथ से छुड़ा ही चुका था। फिर जब उसे दूध से अलग नहीं नमक का टेस्ट आता है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। फिर वो घबराकर निया को देखने लगता है। निया जोर जोर से हंसने लगती है। वो बोलती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये चीज तुम्हारे खाने लायक नहीं है ना?
तुम्हें झटका लगा है ना? फिर दूसरा भी चॉपस्टिक खाने के लिए दौड़ता हुआ आता है। अब जब वो चॉपस्टिक बड़े वाले के मुंह में थी तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए बीच में से काटना शुरू कर देता है। वो अपना पूरा मुंह बंद नहीं कर पा रहा था और उसके गुलाबी दांत दिखाई दे रहे थे। निया उनसे चॉपस्टिक छुड़ा लेती है और उसे फिर बोल में डुबो देती है। फिर उस चॉपस्टिक को तोड़कर दोनों कब्स के मुंह में दे देती है। एक एक चॉपस्टिक दोनों के ही मुंह में थी। बड़ा वाला उसे स्वाद लेकर चूस रहा था। दूसरा वाला भी पहले थोड़ी देर आश्चर्य करता है, उसके बाद मजा लेकर खाना शुरू कर देता है। एपिसोड 248 द लेपर्ड कब्स ट्राई समथिंग न्यू। तीसरा देर से आता है और निया के सामने खड़ा हो जाता है। वो अपनी बड़ी आंखों से निया की तरफ दुखी होकर देखता है। वो बस बार बार म्याऊं म्याऊं कर रहा था, जैसे कोई रिपीटर हो। निया बोलती है, बेटा तुम अपने बड़े भाइयों की तरह तेज कब बनोगे? फिर वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, तुम्हें अपने हिस्सा मिल जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। फिर भी वो लगातार म्याऊं म्याऊं ही रिपीट कर रहा था। अब निया के पास कोई विकल्प ही नहीं था, उसे अपनी चॉपस्टिक निकालनी ही पड़ती है। फिर जब उस तीसरे को उसका स्वाद मिलता है, वो उसके बाद ही बंद होता है। उसकी बोल में जितना भी कछुआ था उसे खत्म करने के बाद उस पॉट के पास पपी की तरह बैठ जाती है। फिर वो बोलती है, जिराज क्या ये तैयार हो गया है? जिराज निया के पपी हेड पर हाथ फेरता है। वो बोलता है, कछुआ तो जल्दी पक जाता है, वो तैयार है। निया के मुंह से निकलता है, ओह। निया खुश हो जाती है और वो आज्ञाकारी की तरह अपनी बोल हाथ में लेकर खड़ी हो जाती है। जिराज उसकी बोल भर देता है और निया उसे संतुष्टि के साथ खाना शुरू कर देती है। आज वहाँ राइस नहीं थे, इसीलिए जिराज ने आज सभी चीजें नरम ही बनाई थी ताकि वो बेकार स्वाद न दे और उन्हें खाकर वो लोग ऊब न जाएं। निया कछुए से अपना पेट भरकर शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से खुश हो जाती है। वो सोचती है कि मॉडर्न जमाने में इतना बड़ा पॉट कितने में बिकेगा। खाना खा लेने के बाद निया को अपने चेस्ट में थोड़ी सूजन महसूस होती है। ऐसा लगता है कि शायद ट्रूटर्स से ज्यादा दूध कछुए से बनता है। निया उस परेशानी को दूर करने के लिए अपने बच्चों को बुलाती है, बच्चों चलो खाना खाने का समय हो गया है। बड़े वाले की म्याऊं थोड़ी कमजोर निकली। फिर वो बाहर भाग जाता है। फिर वो अपने आगे के पैर मोड़कर पूप करने लगता है। उसके बाद दूसरा और तीसरा भी दौड़कर जाते हैं और उसी जगह पूप करते हैं। तीनों भाई अपने आगे के पैर से किक मारते हैं, जबकि उनके सामने ही पूप पड़ी थी। इसीलिए वो कितना भी अपने आगे के पैर मारते हैं, लेकिन वो उसे गाड़ नहीं पाते हैं। फिर इसमें जिराज उनकी मदद करने लगता है। वो बोलता है, अगली बार तुम साइड में जाकर पूप करना, अगर अब गेट के सामने किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। निया उस परिस्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए बोलती है, कब्स जल्दी करो, देखते कौन सबसे तेज है। वो तीनों निया की तरफ दौड़ने लगते हैं और फिर उसके पैरों के पास आकर गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। निया बोलती है, क्या बात है, तुम लोग खेलते खेलते थक गए हो। निया बड़े वाले को उठाती है तो उसे पता चलता है कि उस कब के तो बाल गीले हैं। फिर जब वो उसे पलटती है तो उसे पता चलता है कि उसकी पूंछ तो पूप से गंदी हो रही है। बड़े वाले की पूप तो पहले कभी इतनी गीली नहीं थी। फिर वो तुरंत ही सभी को चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि सभी का यही हाल है, उनके बाल भी उसी से गंदे हो रहे थे, इसीलिए वो लोग यहाँ आकर गिर गए थे। तो इसका क्या मतलब था कि उन्हें डायरिया हो गया है? जिराज गुफा के दरवाजे पर खड़ा था। निया उससे पूछती है, जिराज क्या इनकी पूप बहुत ज्यादा गीली थी? जिराज बोलता है, थोड़ी ही। फिर वो थोड़ा रुकने के बाद बोलता है, यहाँ इतना क्यों है? अगर वो सिर्फ एक ही स्पॉट होता तो जिराज को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वहाँ कई जगह गंदी थी। वो मीट के बनने के पहले वहाँ नहीं थी। अभी सिर्फ थोड़ा ही समय हुआ था और उन्होंने कई बार पूप कर दी थी। इन बच्चों को सच में डायरिया हो गया था। निया बोलती है, क्या हो गया है? क्या इन्हें ठंड लग गई है? फिर निया उन बच्चों को पत्तों से साफ करती है और फिर उनके नाक और पैरों को छूती है। उनके शरीर का तापमान तो नॉर्मल ही था। आज वो उन्हें खेलने के लिए बाहर ले जाने के अलावा उन्हें आज मीट का सूप पिलाया था, जो कि नई चीज थी। निया बोलती है, क्या ये सूप की वजह से हुआ है? उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। फिर वो अपने बच्चों को अपने चेस्ट से चिपका कर रखती है। वो कब्ज बहुत ही विनम्र थे। वो बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ चुपचाप अपनी माँ की गोद में सोते हुए शांति से सांस ले रहे थे। जिराज बोलता है, मैंने तुम्हें पहले मना किया था कि इन्हें मीट मत खिलाओ,
लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर जब वो देखता है कि उसकी बात सुनकर निया दुखी हो गई है तो उसे अपने बोलने पर पछतावा होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी जुबान ही काट ले। फिर अपने मुंह पर गलत एक्सप्रेशन लाकर निया बोलती है, मैंने उन्हें मीट नहीं खिलाया है, मैंने तो सिर्फ उन्हें थोड़ा सा सूप ही चटाया था, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। जिराज उसे शांत करने के लिए बोलता है, ये लोग जल्द ही ठीक हो जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। निया भी करके जवाब दे देती है। फिर जब उसके बच्चे उससे खाने की जिद भी करेंगे तो भी वो अपना दिल पत्थर का करके उन्हें मना कर देगी। पहले निया ने कुत्ता भी पाला था। जब भी कभी उसे डायरिया हो जाता था तो डॉक्टर उसे यही कहते थे कि इसे इस तरह के खाने से दूर रखो। फिर जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए उसके बाद ही उसे खाना देना। जब भी उस कुत्ते को भूख लगे तो उसे सिर्फ ग्लूकोज का पानी ही पिलाओ। निया को यही चिंता थी कि अगर वो उन्हें अभी दूध पिला देगी तो उनके पेट में जो चीज है जिसकी वजह से डायरिया हुआ है वो उन्हें और भी बीमार कर देगी, इसीलिए वो ऐसे ही रह जाएंगे। कुछ पानी पी लेने के बाद जब निया लोरी गाती है तो वो तीनों शांति से सो जाते हैं। निया और जिराज दोनों बच्चों के पास ही रहते थे। जिराज जब देखता है कि निया परेशान है तो वो बोलता है, अब सब कुछ ठीक हो गया है, मुझे लगता है जब तक वो लोग उठेंगे तब तक ठीक हो जाएंगे। निया अपना सर हाँ में हिला देती है। अचानक वो हाफने लगती है। वो बोलती है, मुझे लग रहा है कि मेरे ब्रेस्ट सूज गए हैं, लगता है कछुए ने दूध बनाने में बहुत मदद की है। जिराज बोलता है, लेकिन तुम उन लोगों को दूध नहीं पिला सकती हो, अब हम लोग इसका क्या करेंगे? तुम भी सो क्यों नहीं जाती हो? एक बार तुम सो जाओगी तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। फिर वो उसके लिए बेड ठीक करता है और फिर इशारे से उसे बुलाता है। निया एनिमल स्किन पर लेट जाती है और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती है। वो ठीक से सो पाती उसके पहले ही सूजन और बढ़ने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो अपने कपड़ों को हाथ लगाती है और उसे पता चलता है कि उसका कुछ दूध बाहर निकल गया है। निया बोलती है, नहीं, अब मैं इसे और भी सहन नहीं कर सकती हूँ। फिर निया सीधे बैठ जाती है और अपने हाथ को हिलाते हुए बोलती है, जिराज मुझे एक बोल दो। जिराज दरवाजे पर खड़ा होकर पहरेदारी कर रहा था। वो फिर एक बड़ा बोल लेकर गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से में जाता है। जिराज बोलता है, क्या तुम इसे बाहर निकाल रही हो? रुको, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। निया का चेहरा गर्म होता है। वो बोलती है, कोई जरूरत नहीं है। फिर वो अपना चेहरा नीचे करके उससे दूध निकालने लगती है। वो उसे थोड़ा सा दबाती है। जब दूध निकलकर बोल में गिरता है तो उसकी अजीब सी आवाज निकलती है। तब तक जिराज वापस जाकर एक पानी का बोल भर कर ले आता है। वो बोलता है, मैं दूसरी साइड से तुम्हारी मदद कर देता हूँ। निया का चेहरा अब और भी गर्म हो गया था। फिर थोड़ी घबराहट के बाद तो निया की सूजन इतनी बढ़ जाती है कि उसे सहन ही नहीं हो रहा था। उसने अभी भी अपने एक हाथ से अपनी बॉडी को सहारा दे रखा था। आखिरकार निया बोलती है, ठीक है, लेकिन धीरे करना, ये बहुत ही दर्द कर रहे हैं। जिराज बोलता है, मुझे पता है। जिराज बच्चों के साथ इतना अच्छा नहीं था। कभी कभी वो निया को भी तकलीफ दे देता था, लेकिन इस बार तो बहुत ही आराम से कर रहा था। दो अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर में बोल का तल दूध से ढक जाता है और अब उसमें लहर उठ रही थी। निया फिर मुंह बनाती है। उसे अचानक लगता है कि वो डेयरी में दूध देने वाला कोई पशु है। दोनों बोल को आधा भर देने के बाद निया को आराम मिलता है। फिर वो दूध निकालना बंद कर देती है। अगर वो और भी निकालती तो आराम से दोनों बोल भर सकती थी। दोनों बोल को मिलाकर वो इतना हो गया था कि अगर उसकी जगह पानी भी होता तो भी निया उसे एक सांस में नहीं पी सकती थी। जिराज अपने दोनों हाथों में बोल लेकर बोलता है, अब इसका क्या करना है? मैं इसे ऐसे फेंकने नहीं दूंगा। फिर वो बाहर देखता है और फिर उस दूध को देखकर गहरी सांस लेता है। निया जब देखती कि वो खुद ही दूध पी रहा है तो वो उसे एकदम से रोकती है, खबरदार अगर तुमने ऐसा किया तो। पिचके हुए गुब्बारे की तरह जिराज भी अचानक रुक जाता है। फिर वो बोलता है, फिर हम इस दूध का क्या करेंगे? निया बोलती है, लेकिन मैं इसे ऐसे फेंक नहीं सकती हूँ। एक काम करो, अभी इसे साइड में रख दो। फिर वो थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार निर्णय पर आ ही जाती है और बोलती है, अभी इसे साइड में रख दो, जब बच्चे उठेंगे तो इसे पी लेंगे। जिराज भी मान जाता है, ठीक है। जैसा कि जिराज को बोला जाता है, वो दूध को स्टोन टेबल पर रख देता है। फिर वो निया के लिए एनिमल स्किन से कपड़े बनाने लग जाता है। आधे घंटे बाद वो बच्चे उठ जाते हैं। उठते ही सबसे पहले वो लोग दूध ही मांगते हैं। पहले 10 मिनट तो निया चेक करती है कि कहीं उसकी तबीयत अभी भी खराब तो नहीं है। फिर उसे शांति मिलती है। वो दोनों बोल में रखा दूध ठंडा हो चुका था। पहले वो थोड़ा हिचकिचाती है,
लेकिन फिर डिसाइड कर लेती है कि वो उन्हें ठंडा दूध नहीं पिलाएगी। अगर ताजे दूध को फ्रिज से बाहर निकाला जाता है तो गर्मी में वो 2 घंटे में ही खराब हो जाता है, वो भी जब उसमें पहले से ही प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए गए थे। उसे डर था कि कहीं खराब दूध पी लेने से उन बच्चों को वापस डायरिया ना हो जाए, और वैसे भी अभी तक उसमें फिर दूध बन चुका था। फिर वो अपने कपड़े नीचे करके अपने बच्चों को ताज़ा दूध पिलाने लगती है।